देखिए, जो हमारा प्रश्नावली 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए इसको हल शुरू करते हैं हम। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। हल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं समझिएगा। यहाँ पे हमें बोला गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हम इसको लेके चलेंगे उल्टा, कि अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, √5 बराबर P/Q होना चाहिए। √5 इज इक्वल टू P/Q होना चाहिए। और यहाँ पे P और Q क्या होते हैं आपके, P और Q होते हैं पूर्णांक। और साथ ही साथ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और एक कंडीशन इसमें परिमेय संख्या के होने के लिए होती है, वो होता है जो हमारा P और Q है उसका HCF जो है 1 होना चाहिए। अगर इन तीन कंडीशन को फॉलो करता है तो यह परिमेय संख्या होगा। और अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन को यह फॉलो नहीं करता है, मतलब नहीं मानता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। कहने का मतलब है कि अगर इन तीनों कंडीशनों में से अगर कोई भी एक गलत साबित हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे इसको प्रोसेस करते हैं। देखिए √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5/1। इसका जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, P बराबर √5Q। इतना प्राप्त हो गया। अब दोनों और वर्ग कर देते हैं, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा P² बराबर √5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 5 और P का वर्ग P²। बात समझ में आई है? इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर समझना। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये Q² था, सॉरी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो P² बराबर 5Q² है, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इस 5 को अगर मैं P² के नीचे लेके आऊं तो कहीं ना कहीं ये जो P² है ये 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि P² 5 से विभाजित होता है, अतः P भी 5 से विभाजित होगा। अगर P² 5 से विभाजित होता है तो P भी 5 से विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमारे पास है 6 या फिर ऐसे कर लेते हैं 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो जाए तो जो भी बचेगा वो 5, वो भी तो 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा, वो भी विभाजित होगा। इस क्वेश्चन के में 5 को छोड़ के अगर कुछ और लेते हैं, जैसे हमने माना कि 6² जो है वो 6 से विभाजित हो रहा है, ठीक हो गया। तो 6² 6 से विभाजित हो रहा था, इसका मतलब जो 6 बचेगा आपका वो भी तो 6 से विभाजित होगा। तो वही चीज यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, कि यदि P² 5 से विभाजित होता है तो P भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर, इतना हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, जो हमारा P है, P को हम लिख लेते हैं 5R। तो हम यहाँ पे पुनः मानते हैं, माना P बराबर 5R। इसके दोनों और वर्ग करते हैं, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करेंगे क्या आएगा हमारा, P² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और R का स्क्वायर R²। ठीक है, अब यहाँ पे P² इज इक्वल टू 25 R² आ रहा है। अब P² का मान हम समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 से हम अगर मान रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 से
पी स्क्वायर का मान रखने पर। समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखो जरा, क्या होता है देखते हैं। समीकरण 1 कहाँ है? यह है। समीकरण 1 के से अगर पी स्क्वायर का मान रखेंगे तो पी स्क्वायर का मान है 5q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह पे 5q स्क्वायर पुट कर दो, बराबर क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है? 25r स्क्वायर। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाए, 25 कटेगा तो बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 5r स्क्वायर। जैसा कि आपने यहाँ पे बताया था पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर था, तो आपने कहा था पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, अतः क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इतना हो गया। अब आगे एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे जो P है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है, Q भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है वो? 5। इसका मतलब P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, अगर P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब HCF ऑफ PQ क्या आ जाएगा, अतः HCF ऑफ PQ क्या आएगा आपका 5 आ रहा है, क्योंकि P भी 5 से, P और Q दोनों 5 से भी विभाजित हो रहा है, इसका मतलब इनका HCF कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। हमने क्या बताया था भाई, HCF ऑफ PQ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे HCF ऑफ PQ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये क्या हो रहा है भाई, जो 5 आ रहा है ये हमारा बराबर 1 नहीं है, हमारा क्या होना चाहिए था, HCF ऑफ PQ बराबर 1 होना चाहिए था। तो इसका मतलब अगर एक चीज गलत हो जाए, मैंने बताया था आपको कि अगर इन 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन गलत हो जाए तो हम क्या कहेंगे, हमारे जो हमने कल्पना करी थी या अवधारणा करी थी यह असत्य है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा असत्य है। अगर हमारी अवधारणा असत्य है तो हम अतः क्या कहेंगे, √5 एक क्या होंगे, परिमेय संख्या नहीं होंगे, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में है क्या बताया बच्चों? ठीक। अब ये हमने कहा केवल √5 के लिए, आपको ये बात समझा दी। आपके पास पेपर में ऐसा जरूरी नहीं है कि √5 का ही मान पूछा जाए या फिर √5 ही बताया जाए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इस √5 की जगह पे आपको 5 की जगह पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी अभाज्य संख्या जो है इस 5 के स्थान पे हो सकता है। अगर कोई भी अभाज्य संख्या 5 के स्थान पे होगा तो आपका प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम रहेगा, केवल चेंज क्या होना है, जहां 5 हमने रखा है वहां पे वो संख्या आ जाएगी, हर जगह पे केवल 5 के स्थान पे वही संख्या आ जाएगी, बाकी सेम चीजें पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमारा 5 के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो, तो उस कंडीशन में पैनिक नहीं होना है, वो आराम से आप कर सकते हैं इसको। तो आप उसमें केवल
नंबर को चेंज कर दीजिएगा। और मेरे ख्याल से बुक में जो आपके और भी कुछ क्वेश्चंस है उनमें आप 5 के स्थान पे 2, 3, 7 इसको रख के क्वेश्चन जरूर करिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न नंबर 2, जिसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आपको यहाँ पे 3 + 2√5 इसको देख के थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, कैसे करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न जो है बहुत आसान है, जैसा आपने √5 को प्रूव करा है उससे भी सरल है और कम शब्दों में इसको करना है। तो देखिए इसको हम शुरू करते हैं, कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं हल। हमें बोला गया है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करने के लिए क्या बताया था भाई, जो भी बोला जाएगा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए जस्ट उसका उल्टा हम मानेंगे। तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः 3 + 2√5 इज इक्वल टू होना चाहिए P/Q के, P/Q के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे P और Q क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं और एक कंडीशन होता है Q डज नॉट इक्वल टू 0 और आगे होता है HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। ये होना चाहिए। हमने पहले ही बताया था कि ऐसे होना चाहिए और इसमें से अगर कोई भी नियम को यह सेटिस्फाई नहीं करता है तो वह असत्य हो जाएगा, अर्थात यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपके पास इतना मैटर है, इसमें आपको केवल लेफ्ट साइड में √5 को रखना है, बाकी जितना भी चीज है उसको राइट हैंड साइड लेके जाइए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 2√5 करा, 3 को उधर लेके गए तो P/Q -3 हो गया। यहां से 2 को उधर लेके जाएंगे तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा P/Q -3/2। ये हमारे पास जो भी आया इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। तो आगे बात करते हैं। अगर ये समीकरण नंबर 1 है तो इसका राइट हैंड साइड देखिए जरा, P/Q -3/2 ये क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आई? तो यह क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बताया हमने कि इतना तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम ये भी जानते हैं, पिछले परिमेय में हमने इसको प्रूव करा है पिछले वाले क्वेश्चन में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने वही बताया कि इतना एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन कर रखा है तो हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अतः क्या हो जाएगा, √5 बराबर नहीं होंगे P/Q -3/2 के, ये बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है तो आपस में बराबर कैसे हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे। अगर ऐसे बराबर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, अतः हमारी अवधारणा, जो हमने सोचा था, जो हमने माना था, जो हमने धारणा करी थी कि √5 नहीं एक परिमेय संख्या है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अतः हमारी अवधारणा गलत है या फिर असत्य है। अगर हमारी अवधारणा गलत है तो हम क्या कह सकते हैं, अतः +2√5 क्या होंगे, एक
अपरिमेय संख्या होगी। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही पैटर्न अपनाएंगे हम। यहाँ पे हम लिखते हैं हल। तो हम क्या कहेंगे भाई, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर 1/2 एक परिमेय संख्या होगा तो क्या हो जाएगा, 1/√2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जहां p और q क्या होंगे, आपके पूर्णांक है, साथ ही साथ q बराबर 0 नहीं होंगे। और एक कंडीशन यहाँ पे फॉलो करता है कि जिस यहाँ पे p और q का HCF जो है वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर इतना है तो हम यहाँ पे अगर इसको उल्टा कर दे तो क्या बनेगा, देखिए इसको अगर रिवर्स कर दे, पलट दे, तो यहाँ पे बन जाएगा √2 = Q/P। तो यहाँ पे √2 = Q/P आ रहा है। तो अगर √2 Q/P आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए चूंकि Q/P एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमारा Q/P एक परिमेय संख्या है तथा या फिर तथा हम जानते हैं कि क्या √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, क्या बताया, Q/P एक परिमेय संख्या है जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या। अगर ये परिमेय है और ये अपरिमेय है तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों अलग अलग टाइप की संख्या है। जो संख्या परिमेय नहीं होती है वही अपरिमेय होते हैं। इसका मतलब जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, अतः √2 does not equal to Q/P। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, अतः हमने जो यहाँ पे अवधारणा करी थी, माना था, तो क्या हो जाएगा, अतः हमारी अवधारणा क्या हो गया, गलत है या असत्य है। अतः जो 1/√2 है वो क्या हो जाएगा, अतः 1/√2 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, ये बताएंगे। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको प्रूव करेंगे तो वही पैटर्न रखेंगे हम क्या कहेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7/5 इसको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। और यहाँ पे हम P, Q को पूर्णांक कहेंगे, ये पूर्णांक होते हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 को हम उधर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा, √5 = P/7Q। ये जो आया है इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब इस समीकरण को देखते हैं। देखिए चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5
एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, √5 बराबर नहीं होंगे P/7Q के। समझ में क्या बताया। अब हमने कहा कि ये जो है परिमेय संख्या है, लेकिन हमें तो ये पता है ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बताया चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 बराबर नहीं होंगे P/7Q के। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अतः हमारी अवधारणा, क्या अवधारणा, कि 7 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा क्या है, असत्य है या गलत है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, 7 √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया। अगला प्रश्न बोला है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें हमें 6 + √2 को एक अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम हल शुरू करते हैं, वही प्रोसेस रहेगा। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे अतः 6 + √2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, अब इसमें से 6 को उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास बचेगा √2 बराबर P/Q - 6। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्या कहेंगे, चूंकि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर नहीं होगा P/Q - 6 के। अगर √2 बराबर नहीं हो रहा है P/Q - 6 के, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हमारी अवधारणा गलत है। क्या गलत है भाई अवधारणा, कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक क्या होंगे, अपरिमेय संख्या है, ये बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूं कि आप लोगों ने क्लास को एंजॉय करा है। तो आगे एक इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, आपके पास पेपर में क्वेश्चन टिकटो यही आएगा, यह जरूरी नहीं होता, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको क्या समझना है उसको ध्यान दीजिए, कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन में केवल यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया जाए और आप उसको देख के घबरा जाएंगे तो नहीं होगा। आपको बुक में से क्वेश्चन उठाने हैं, दूसरे जो उदाहरण में करे हुए हैं उसमें आपको इसके अलावा भी जो है आपके नंबर दिए हुए होंगे, तो उसके प्रैक्टिस करिएगा। अपने आप पैटर्न आपका सारा यही रहेगा, केवल वहाँ पे ये जो नंबर्स है वही चेंज हो जाएंगे, बाकी आपको सेम रहेगा। तो आप उसको सॉल्व करिएगा वहाँ पे।